राज्य संबंध से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को देखेंगे। और यहाँ जैसे आपको विजिबल भी होगा इंटर जो है वो स्टेट रिलेशन से संबंधित हम पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है। तो पहला कथन है इसकी स्थापना भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन की गई थी, तो पहला आपका कथन सही है। यह एक जो है वो सिफारिशें करने वाला निकाय, तो सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि परिषद के जो है विचारार्थ मामले को प्रक्रमित आपका करने के लिए भारत के जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक जो है स्थायी समिति है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना भारत के जो है संविधान में अनुच्छेद 263 के जो है वो तहत किए जाने का प्रावधान है। परिषद के जो है वो विचारार्थ मामलों को आपका प्रक्रमित करने के लिए भारत के जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक अस्थायी समिति भी होती है। उसके अलावा जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का आपका जो है प्रमुख कार्य राज्यों के बीच जो है वो उत्पन्न विवादों की जांच करना और उस पर जो है सलाह देना है। इसके अतिरिक्त यह जो है वो केंद्र एवं राज्यों एवं जो है एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण एवं जो है वो विचार विमर्श करती है तथा जो है राज्यों के मध्य समन्वय के जो है वो विषयों पर जो है संस्तुतियाँ आपका करती है। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों की जो है वो प्रकृति सलाहकारी होगी। अगला यहाँ देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषदों का निर्माण होता स्रोत है, तो निर्माण स्रोत जो है वो संवैधानिक प्रावधान है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत में इनमें से जो किसे या किन्हें अंतर्राज्यीय परिषदों का जो है वो प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। पहला है कि आपका अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर जो है वो सलाह देना। दूसरा है कि केंद्र तथा जो है वो राज्यों या एक से अधिक राज्य के समान हितों के जो है वो विषयों पर अन्वेषण और विचार विमर्श करना। राज्यों के मध्य जो है समन्वय के विषयों पर संस्तुति करना। तो यहाँ पे उपयुक्त क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अंतर्राज्यीय परिषद जो है गठन करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से आयोग और समिति की सिफारिशों पर भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका सरकारी आयोग हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा जो है केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति यदि किसी जो है समय यह आवश्यक समझे कि ऐसी जो परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो वह जो है इसका गठन कर सकता है। इसकी जो है सिफारिशें सरकारी आयोग द्वारा की गई थी। इसके आधार पर जो है वो वर्ष 1990 में वीपी सिंह के जो है नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी प्रशासक, और जो है वो अगर प्रशासक जहाँ है वो, तथा जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित आपका 6 केंद्रीय आपका कैबिनेट मंत्री यानी गृह मंत्री सहित इसके जो सदस्य होते हैं, जिसका कार्य है, तो जिसका कार्य जो है राज्यों के बीच जो है उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना। अगला है केंद्र और एक या एकाधिक जो है राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण तथा जो है वो विचार विमर्श करना। अगला ऐसे आपका किसी विषय पर सिफारिश करने और जो है वो विशिष्टतया आपका नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिशें करना। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद यानी जो अनुच्छेद 263 के जो है वो सदस्य हैं, तो आपका राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा संघ राज्यों के प्रशासक। दूसरा है कि प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी जो है वो संघ
राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, और यह है कि प्रधानमंत्री, 6 जो है वो संघीय मंत्रिमंडल सदस्य तथा जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है प्रतिष्ठापन किस जो है वो आयोग की संस्तुति पे किया गया था। तो पूंछी आयोग, सरकारी आयोग। चलिए अगला देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राजमन्नार आयोग और मुंगेरी लाल आयोग आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है वो सरकारी आयोग यहाँ पे हो जाएगा डी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो है वो आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था। तो सरकारी आयोग ने किया था। तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी एक आपका संस्था का नाम भारतीय संविधान में वर्णित है। तो आपका अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो आपका शासनों में से किसने जो है वो किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद यानी आईएससी की स्थापना की गई थी। तो आपका जो है वो 1990 की जनता जो है दल के नेतृत्व की सरकार के द्वारा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए जो सशक्त है। तो आपका संसद है, मंत्रिपरिषद है। उसके अलावा जो है वो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। अगला देखेंगे, एक जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संविधान के किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन होता है। तो आपका आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 1990 में अंतर जो है राज्य परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य है। तो संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। तो आपका बी सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उद्देश्य जो है संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना है। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय जो विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय जो है सहयोग प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बताया जा रहा है कि स्पेशली आपका जो है वो भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसका गठन जो है वो संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आपका जो है 4 या 5 आपका बड़े क्षेत्र में विभाजित करने तथा जो है प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी जो है परिषदों को आपको गठित करने का सुझाव दिया था। वर्तमान समय में भारत में 5 जो है क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें के बारे में देखें तो विभिन्न जो है वो क्षेत्रों में एक प्रकार की राजनीतिक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करती है। क्षेत्रीय परिषदें 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के मध्य सीमा विवाद के मामले के संबंध में सलाह देती है तथा जो है वो राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। संघ का जो है वो गृहमंत्री सभी जो है क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय जो है वो परिषदें राज्य सरकार को तथा जो है वो आपका भारत सरकार को सलाह देती है। यह परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था की उपसंघीय आपका सूत्र के रूप में कार्य करती है। अगला हम देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में जो है वो क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सही है। परिषदें जो है वो भारतीय संघ व्यवस्था की उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य जो है वो सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आपका दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो निम्नलिखित में से
तो अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। यह एक जो है संवैधानिक आपका जो है वो संस्था है, तो ये गलत है। अगला देख सकते हैं कि 5 आपका जो है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल सही है। यद्यपि चंडीगढ़ जो है राज्य नहीं है, फिर भी एक जो है वो क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो ये भी कथन सही है। अगला देख सकते हैं यह एक जो परामर्शदात्री संस्था है, तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ए जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो कथनों में से कौन से जो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सही है। उनका जो अस्तित्व भारत के संविधान के कारण तो गलत है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि वे जो है वो भारत सरकार राज्य एवं जो है संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वित करती, बिल्कुल सही है। उनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है वो कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो आपका जो है परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, तो क्षेत्रीय परिषदें जो है वो इनकी अध्यक्षता संघीय जो है वो गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो आपका जो है वो गृह मंत्री और यह पदेन होता है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कावेरी नदी के जो है वो जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो है वो आपका पर्वत श्रेणी से ताल कावेरी नामक स्थान पर होता है। यह क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो है प्रभाव बेसिन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं पुडुचेरी तक विस्तारित है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि तमिलनाडु की 404.25 टीएमसी फीट आपका पानी, कर्नाटक को जो है वो 284.75 जो है वो आपका टीएमसी फीट पानी और केरला को जो है वो 30 जो है टीएमसी फीट जो है वो टीएमसी फीट पानी दिया जाएगा। पुडुचेरी को 7 आपका जो है टीएमसी फीट पानी दिया जाएगा। यानी जो है वो 4 राज्यों को आप देख लिए। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना 1990 में हुई थी, यानी की गई थी। यहाँ देख लेते हैं अंतर जो है वो स्पेशली अंतर राज्य जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या। तो महादाई जो है वो जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में है। गोदावरी जो है वो जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में। आपका टोटल 3 राज्य 5 राज्य में से बताना है, सीधे ही देख लेंगे डियर। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो नर्मदा जल जो है वो विवाद न्यायाधिकरण, तो 4 आपका जो है सही है। महानदी जो है जल विवाद न्यायाधिकरण 2 है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है सामने सामने कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी महादाई जो है वो जल विवाद न्यायाधिकरण जो है 3 राज्य के द्वारा और गोदावरी जल विवाद जो है वो 5 राज्यों के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि राज्यों की संख्या शामिल है, पूछा गया था। तो चलिए सामने सामने देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जल विवाद न्यायाधिकरण संबंधित जो है वो राज्य देख सकते हैं। महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण जो है गोवा में, उसके अलावा कर्नाटक महाराष्ट्र में हो जाएगा। गोदावरी जल विवाद जो है न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है वो 2 राज्यों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय जो है वो विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मशीनरी सबसे अधिक व्यापक है, तो स्वास्थ्य स्थानीय जो है वो स्वशासन की केंद्रीय परिषदें, वित्त और योजना आयोग, क्षेत्रीय आपका समितियां तथा जो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बैठकें हैं। अगला देख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय जो है समितियां, जैसा कि आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की, तो डी आपका सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय जो विवादों को सुलझाने हेतु अंतर्राज्यीय समितियां अधिक प्रभावी रही है। संविधान के अनुच्छेद आपका 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, यदि उसे जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी।
अगला यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्राधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो विषय बाहर रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पहला है कि राज्य के जो है वो मध्य उठने वाले विवादों की जांच पड़ताल करना और उन पर परामर्श देना, तो ये तो सही है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे मतलब ऑप्शन के अनुसार, तो ये जो है वो देख लेते, पहले पढ़ लेते फिर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि किसी अंतर्राज्यीय जो है नदी और जो है वो नदी घाटी में अथवा उसके जो है जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी जो विवाद या परिवाद का जो है निर्णय। अगला सी ऑप्शन में है कि ऐसे जो विषयों का अन्वेषण और जो है उन पर विचार विमर्श करना है जिनमें जो है संघ के कुछ अथवा जो है सभी राज्य अथवा संघ और एक या अधिक जो राज्यों को समान्वित हो। अगला देख सकते हैं कि किसी ऐसे जो है वो विषयों पर अनुशंसा करना और विशेष करके इस विषय से संबंधित नीति और कार्य से बेहतर समन्वय हेतु अनुशंसा करना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि कौन जो है वो आपका विषय रखा गया, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किसी जो है वो अंतर्राज्यीय नदी या आपका नदी घाटी में अथवा उसके जो है वो जल के उपभोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद का परिवार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। इस विषय को अंतर्राज्यीय जो परिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर आपका रखा गया है। अनुच्छेद 262 के तहत जो है वो प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया तथा जो है केंद्र ने ऐसे जो विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। यहाँ पे देखिए सकते हैं कि कौन जो है वो आपका सही उत्तर है। तो चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है राज्यों के बीच सहयोग समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन संविधान जो है वो नेतर और विधितर जो है वो संस्था यानी संस्थाएं हैं। तो राष्ट्रीय जो है वो विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक जो है वो परिषदें 1 2 3 हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषदें नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 263 के आपका अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अतः यह एक जो संवैधानिक संस्था है। राज्यों के मत सहयोग एवं जो समन्वय के लिए संविधान नेता जो संस्थाएं और राष्ट्रीय विकास परिषदें, आंचलिक परिषदें एवं जो है राज्यपाल सम्मेलन। उसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आपका की गई है। अगला देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो मध्य जो है वो क्षेत्रीय परिषद का है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद तथा संबंधित राज्य, तो पूर्वी जो है वो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार आ जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है गोवा, गुजरात, आपका जो महाराष्ट्र, दमन और दीव, दादर नगर हवेली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है वो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली हो जाएगा। क्षेत्रीय जो है वो आपका दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, तो आपका जो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारत के उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद का आपका जो सदस्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हरियाणा है, पंजाब है, आपका जो है वो राजस्थान हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर जो है वो परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो है वो भाग 3 के तहत 5 जो है वो क्षेत्रीय परिषदें आपका स्थापित की गई हैं, जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, उसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी आपका क्षेत्रीय परिषद। इसके अतिरिक्त जो है पूर्वोत्तर आपका जो है परिषद अधिनियम 1972 के तहत पूर्वोत्तर जो है वो आपका परिषद का गठन किया गया है।
उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि उपरोक्त जो है सभी संस्थाएं, इन संस्थाओं में संगठनात्मक ढांचा है। पदेन अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। उपाध्यक्ष प्रत्येक जो है वो परिषद में शामिल किए गए राज्य के मुख्यमंत्री चक्रीय क्रम में, यानी जो है वो मतलब सीक्वेंस वाइज, पहले ये और फिर बाद में। सदस्य के रूप में जो है वो आपका मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से जो है राज्यपाल द्वारा नामित 2 जो है अन्य मंत्री और परिषद में शामिल आपका किए गए तथा जो है संग्रह क्षेत्रों से 2 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं डियर अगले प्रश्नों में कि कौन जो है वो सही है, तो चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय जो है प्रशासनिक अधिकरण उन जो है वो आपका व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा शर्त संबंधी जो है वो विवाद का न्याय निर्णय करती है जो संघों के क्रियाकलापों से जुड़ी लोक सेवाओं और जो पदों पर नियुक्त हैं। पहला सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि रक्षा जो है बलों के आपका सदस्य नियुक्त है, तो ये गलत है। उच्चतम न्यायालय की या जो है वो भारत में जो है किसी उच्च न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1 सही है। डिटेल देख सकते हैं कि केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकरण संघ के जो है वो कार्यपालकों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर जो है नियुक्ति संबंधी जो विवादों का न्याय जो है निर्णय करती है। साथ ही जो है वो सैन्य बलों के सिविल जो है कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, परंतु सैन्य जो है बल के सदस्य या अधिकारी इसके जो दायरे में नहीं आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकारों को किसी आयकर और जो है वो समनुदेशित करता है, तो भारत का संविधान, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान राज्य जो है सरकारों को कृषि आयकर समनुदेशित करता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय जो परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 280 में जो है वो एक वित्त आयोग का प्रावधान है जो राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र और राज्य के लिए जो वित्त का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल के जो है वो एक प्रस्ताव द्वारा 1952 में की गई थी। प्रधानमंत्री इस जो परिषद का अध्यक्ष होता है। इस जो परिषद का कार्य राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों का जो निरीक्षण करना है। यहाँ देख सकते हैं न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को डियर। तो अगले टॉपिक में न्यायपालिका से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे डियर। चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो है वो पीवाईक्यू के अंतर्गत हम पहले प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो है वो पहला प्रश्न है कि भारत का जो है वो संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1937 में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में आपका अक्टूबर 1937 में हुई, जिसमें एक जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश एवं जो है 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। इसे प्रारंभिक कपीलीय एवं जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। इसके जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर आपका मोरिस आपका गेवेयर थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो संसद के पास है। वर्ष 1993 में जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी जो 33+1 हो जाएगा। अगला है कि भारत में जो है वो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस जो है वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो आपका 93 हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त होते हैं, तो आपका 33 होते हैं, तो आपका बी सही हो जाएगा। और 1 जो है वो क्या हो जाएगा कि आपके जो है वो सीजीआई हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं डियर। बताया जा रहा है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है, संसदीय अधिनियमों द्वारा, तो ए सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो ये जो है वो आपका संसद में निहित है, तो बी सही हो जाएगा। भारत के जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 यानी जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह आपका विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है वो 348 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 348 में यह विहित है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक जो है उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो आपका भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो डी सही हो जाएगा। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम जो है व्याख्याता और जो है संरक्षक है। इसीलिए यह जो है कार्यपालिका या विधायिका द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आपका दिया गया है और यह मौलिक अधिकार का संरक्षक है। इसके अंतर्गत संसद या जो है राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी जो है कानून जो संविधान के किसी प्रावधानों के प्रतिकूल है, इसे जो है न्यायालय अमान्य कर सकता है। संविधान की जो है वो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस टॉपिक में जो है प्रश्न ज़्यादा है, 160 के करीब है, तो हाफ आज देखेंगे। डेढ़ 1 घंटे का वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आज हाफ देखेंगे और हाफ कल देख लेंगे, ठीक है। पार्ट वाइज दे दूँगी मैं आपको। यहाँ अगला देख सकते हैं कि लाभ का पद जो है वो परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाभ के पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद आपका 102 के सब क्लॉज 1 में हुआ है, किंतु जो है वो लाभ का पद पदावली की संविधान में कोई परिभाषा आपका नहीं दी गई है। इसके जो है वो अर्थ को न्यायिक आपका निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न जो है वो मामलों में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। लाभ का पद से संबंधित जो है किसी सदस्य की निहरता का विनिश्चय अनुच्छेद आपका 103 के तहत संसद के संबंध में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 192 के तहत जो है वो राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल करता है। तो आपका जो स्टेट के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 192 है, और जो है वो संसद के लिए तो आपका जो है वो 103 हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि लाभ के पद जो है का निर्णय कौन करेगा, तो भारत राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, 192 आर्टिकल और 103। निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि कर सकती है, तो आपका 138 हो जाएगा आर्टिकल में, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 138 के आधार पर संघ जो है वो स्पेशली अनुच्छेद 138 के आधार पर संसद संघ सूची के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 139 से संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता में विस्तारित कर सकती है। अनुच्छेद 140 में देख सकते हैं कि संसद सर्वोच्च आपका न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक जो है वो शक्तियाँ दे सकती है जो आपके न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो आपको 134 इसके तहत दांडिक जो विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता समाहित है। आर्टिकल जो है वो आपका 143 इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति निहित है। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो हमारे भारत द्वारा संसद द्वारा विधि बना करके, तो सी सही हो जाएगा डियर, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। विधायी शक्तियों को जो है संघीय सूचना में समाविष्ट किस विषयों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो संसद को दिया गया है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो कथनों को पढ़ते हैं पहले।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। तो यूनाइटेड आपका स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ सही है। अगले ऑप्शन में देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के अधीन है, संघ एवं राज्यों के लिए जो है एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, तो आपका सेकंड सही है। अगला देख सकते हैं कि अधीनस्थ जो है वो न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग जो है वो राज्यों में हल्का अंतर है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें जो है वो शीर्ष स्थान पे उच्चतम न्यायालय एवं जो है उसके अधीन उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के जो अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ आपका न्यायालय, राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा और जो वो न्यायिक सेवा की संगठनात्मक आपका संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं जो अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। अतः एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी जो है वो प्रकृति भिन्न हो सकती है। न्यायालय की यह जो एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यहाँ यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो निम्न में से किस एक जो है निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया है कि एक नागरिक को किसी जो है वो लोक प्राधिकारी के मनमाने या अनुचित कार्रवाई के कारण हानि या क्षति होने का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये स्पेशली जो है वो सामान्य हित बनाम भारत संघ के द्वारा, तो सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि सामान्य हित बनाम जो है भारत संघ के एक जो है वो निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया कि एक जो है नागरिक को किसी जो लोक प्राधिकारी के मनमाने या अनुचित कार्रवाई के कारण हानि या क्षति होने पर जो मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि कौन सही नहीं है, तो पहले कथनों को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें आपका अपील की जाती है। अगला देख सकते हैं कि सर्वोच्च जो है न्यायालय आपको कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य जो है किसी उच्च आपका न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प डी गलत है यहाँ पे, यानी आपका जो है वो आपका सही कथन ए है, बी और सी है, लेकिन आपका जो है वो डी हमसे पूछा था, आपका कौन जो है वो रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी रॉन्ग है। देख सकते हैं डिटेल में कि विकल्प डी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर के अन्य किसी भी जो उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद आपको 136(2) में इस जो है वो संबंध में बंद किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए जो है वो प्रक्रिया का या के भाग है। तो यहाँ पे जो हो सकते हैं प्रस्ताव लोकसभा के जो है वो कम से कम 100 सदस्य या आपका राज्यसभा से कम 50 सदस्यों की हस्ताक्षर के साथ जो है वो स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है। तो आपका पहला कथन सही है। अगला देख सकते हैं कि इस प्रस्ताव की जो है वो प्रस्ताव की स्पीकर या चेयरमैन द्वारा जो है वो गठित 3 विधिवेताओं की जो है वो समिति द्वारा जांच की जाती है, तो ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि ये स्पेशली बताया जा रहा है कि यदि आपका 3 विधिवेताओं की जो समिति अनुशंसा करती है, तो न्यायाधीश स्पीकर या चेयरमैन द्वारा हटा दिया जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा आपका, तीसरा सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 124 के सब क्लॉज 4 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को बंद करता है। निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्य या जो है राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष जो है वो यह सभापति को दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगला देख सकते हैं कि यदि आपका अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह इसके जो है जांच के लिए 3 आपका सदस्यीय समिति गठित करता है। यदि जो है वह समिति न्यायाधीश को आपका दोषी पाती है, तो आपका दोनों सदनों में इसे जो है वो विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में जो है वो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी जो न्यायाधीशों को उसकी जो कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व आपका कैसे हटाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका मुख्य न्यायाधीश द्वारा तो गलत है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका जो है वो संसद की सिफारिशों पर जो है वो राष्ट्रपति पर, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 124 सब क्लॉज 4 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी जो है न्यायाधीश को उसके पद से केवल आपका साबित कदाचार या असमर्थता के जो है वो आधार पर महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है वो स्पेशली प्रस्तावक के बहुमत, यानी इस प्रकार प्रस्ताव को जो है वो संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने जो कुल सदस्यों की संख्या और की जो है वो बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से पारित करना होगा और यह जो है वह आपको प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद जो राष्ट्रपति उस जो है वो न्यायाधीश को पदच्युत का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के जो विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने जो पक्ष में समर्थन तथा उसकी जो वो पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके लिए जो है प्रयुक्त है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद आपका 126 के तहत आपका जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य जो है न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु अर्हताएं की बात करें तो पहला आपका अर्हता है वह भारत का नागरिक हो, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर कार्य कर चुका हो। अगला है कि उच्चतम न्यायालय या जो है किसी अन्य न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। अगला है कि राष्ट्रपति की राय में एक जो है वो पारंगत विधिवेता हो। अगला देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो है वो न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 146 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आपका अधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा तथा जो है कार्यवाहक आपका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर के पद त्याग करेंगे, यानी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिख करके त्यागपत्र करेंगे। चलिए आगे देखते हैं डियर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं या करता है, तो ये स्पेशली हमारे करेंगे राष्ट्रपति जी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के साथ, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है। तो किसी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कम से कम 5 वर्ष। अगला है कि किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की राय में एक जो है वो लब्ध प्रतिष्ठ आपका न्यायविद। अगला है कि सब जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, तो आपका जो है वो डी सही नहीं है, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी अधिवक्ता जिसने जो है वो किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की तक विधि व्यवसाय किया, तो ये गलत है। किसी उच्च न्यायालय के जो है वो न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष का न्यायाधीश 3 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहा, तो ये भी गलत है। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि आपका जो भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य कथन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो है वो उम्र क्या है, तो ये स्पेशली जो है आपका सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका विश्वविद्यालय का एक प्राचार्य जो प्रख्यात विधि शास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय को, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना जो है पद त्याग पत्र
जो है अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो न्यायाधीश को राष्ट्रपति को लिख करके, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो संसद द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को ऐसे जो है वेतनों का जो है वो आपका संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा विनिश्चय करे। जब तक जो है ऐसा विनिश्चय नहीं किया जाता तब तक जो है वो दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे, यानी आर्टिकल 125 के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम तो देख सकते हैं एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर, आपका जगदीश सी खेहर हो जाएंगे, तो आपका सीक्वेंस वाइज डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है प्रश्न में उल्लेखित भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश का सही क्रम देख सकते हैं, तो 2015 में थे आपके, 2014 से 15 में एच.एल. दत्तू जी थे आपका जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल देख सकते हैं टी.एस. ठाकुर जो है 2015 से 2017, जगदीश सी खेर के जो है 2017 से आपका जो है वो 8 महीने के लिए अगस्त में ख़त्म हो जाते हैं 2017 में ही। दीपक मिश्रा जी का जो है वो देख सकते हैं कि 2017 से 2018। रंजन गोगोई जो है वो 3 आपका अक्टूबर 2018 से 2019 तक है। यू ललित जी जो है वो उदय उमेश ललित भी इनको बोलते हैं, तो आपका 2018 से उसी जो है वो 3 महीने के लिए बनते हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएंगे कि जो है वो 2022 से अब तक, यानी अभी चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे कम अवधि में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे 17 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि सेवानिवृत्त होने के जो है वो बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो आपका किसी भी न्यायालय में नहीं, तो डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के जो है वो सब 7 के अंतर्गत यह आपका स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्त के बाद किसी भी जो है न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या जो है कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च आपका न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय या जो है अपनी पूर्व नियुक्ति से इतर उच्च न्यायालय की वकालत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ अगला है कि मैं भारत के जो है संविधान के प्रति आपका सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि संविधान की तीसरी अनुसूची यानी जो है वो शपथ से संबंधित है, शपथ एवं जो है वो प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का प्रारूप जो है वो 4 उच्चतम न्यायालय के आपका न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली जो है शपथ या जो है किए जाने वाले प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा इस जो है वो आपका निर्मित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है वो शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। भारतीय संविधान जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस जो आशय से उस राष्ट्रपति से उस न्यायाधीश से आपका लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु उसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं वो शर्तें कौन सी है। उसे जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा जहाँ से तदर्थ जो है वो न्यायाधीश को लेना है, और उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। तदर्थ जो है न्यायाधीश को वे जो है वो सभी अधिकार तदर्थ न्यायाधीश को वे सभी अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को हैं। यहाँ देख सकते हैं कि उच्च भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश और आपका जो अतिरिक्त न्यायाधीश, तो ये आपका सही दूसरा नहीं है, पहला आपका तदर्थ न्यायाधीश सही हो जाएगा, यानी ये सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की
व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल आपका 127 के अंतर्गत तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भारतीय जो है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी जो है न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो उच्चतम न्यायालय के पास है, लेकिन आपका जो है वो हाईकोर्ट के पास नहीं है, तो भी सही नहीं है। पहला आपका सही हो जाएगा कथन। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के आपका अधीन किसी भी समय जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय या जो फेडरल आपका न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, या जो है जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है एवं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को अपने जो निर्णय की पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं प्राप्त है, यानी उच्च न्यायालय को, ठीक है, यानी हाई कोर्ट को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा जो है उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। सलाहकारी शक्ति गलत है। न्यायालय के समक्ष जो है वो लंबित किसी जो है वाद या मामले में पूर्ण आपका न्याय करने की शक्ति, तो ये भी गलत है। आगे देख सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे अभिलेख न्यायालय की शक्ति, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका देख सकते हैं कि अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्षात्मक आपका मूल्य होता है। इस पर किसी भी जो न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार आपका उच्चतम न्यायालय को तथा जो है वो अनुच्छेद 215 में आपका उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है और उसको जो है वो अपने अवमान के लिए जो दंड देने की होगी। शेष जो है विकल्पों में दी गई आपका शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसी या किन्हें जो अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो आपका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके जो है वो सभी निर्णयों का साक्षात्मक आपको मूल्य होता है और इस पर जो है वो किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह आपका नहीं लगाया जा सकता, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्नों को। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल आपका 143, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत आपका राष्ट्रपति के जो है वो परामर्श मांगने पर उच्चतम न्यायालय कानून या जो है वो तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को दो आपका श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से जो है वो राय लेने का अधिकार है। पहला है कि सार्वजनिक आपका महत्व के किसी मसले पर विधिक से प्रश्न उठने पर, और दूसरा है कि किसी जो है पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि जो है वो सनद मामले पर किसी विवाद से उत्पन्न होने पर। पहले जो मामले में उच्चतम आपका न्यायालय द्वारा जो है वो पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे सकती है और नहीं भी। दूसरे मामले में जो उच्चतम न्यायालय को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही जो मामले में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाहकारी होता है। परामर्श जो है अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त आपका किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण जो है वो पीठ सुनवाई करती है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय कानून या जो तथ्य के जो है वो मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी वह जो है वो तभी जब वह ऐसे आपको परामर्श के लिए कहता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त आपका होता है कि वह सार्वजनिक जो है महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि सर्वोच्च जो है वो उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारी के विषय में आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
यहाँ पहला है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह आपका राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामलों में अपना मत व्यक्त करे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कथनों में दूसरा है कि आपका जो है परामर्शी आपका अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी जो निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पीठ आपका सुनवाई कर सकती है, तो सुनवाई करती है, तो दूसरा कथन सही है। परामर्शी जो अधिकारिता के अधीन आपका प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका उच्चतम न्यायालय को जो है वो उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक आपका बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो आपका भेजा जा सकता है, तो आपका 4 ऑप्शन भी गलत है, यानी आपका जो है वो 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गुजरात में जो है वो विधानसभा में चुनाव हो। गुजरात के विधानसभा के चुनाव यानी 2002 को आपका स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णयों की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने जो उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की थी, तो आर्टिकल आपका 143 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला है कि इसके पास जो है वो जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में ये सही नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि यह जो है वो अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य जो है वो क्षेत्राधिकार रखता है। अगला देख सकते हैं कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है कानून के प्रश्न या जो है किसी तत्व को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश का जो पुनर्विचार करने की शक्ति है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास आपका जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने की के लिए जो अनुच्छेद 32 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति अनन्य नहीं है। इस जो तरह की जो है वो शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर शासकीय जो है विवादों में मूल एवं जो अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक आपका महत्व को विधि या जो है तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है, जिसके बारे में उसका जो है वो विचार है कि ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन है, यानी समीचीन है यहाँ पे बहुत बार प्रोनाउंस कर चुकी हूँ। देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी जो है वो विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के तहत अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है। यहाँ तक इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, अनुच्छेद 137 के द्वारा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो आपका मूल अधिकार का संरक्षण, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला है कि किसी भी केंद्रीय विधि को आपका जो है वो संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, तो ये गलत है। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है संविधान के किसी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो ये भी आपका कथन गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी डिटेल हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय आपका मूल अधिकारी जो है वो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित जो है वो विधि को असंवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर सकती है। भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीयवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि आधारभूत ढांचे को प्रभावित करने वाले किसी भी जो संशोधन पे आपका प्रश्न उठाया जा सकता है। अतः जो है न तो आपका कथन पहला और ना ही आपका दूसरा सही है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि यह जो है मूल अपीलीय और परामर्शी जो है संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 131 उच्च जो है वो उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्रदत्त करता है यानी प्रदान करता है। अनुच्छेद आपका 132 134 के तहत सर्वोच्च जो है वो अपीलीय अधिकारता है। संविधान ने आपको उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है। अनुच्छेद आपका 143 के अंतर्गत अगर बात करें, अतः स्पष्ट है कि आपका मूल अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए रीट निकालने की अधिकारता के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की जो है वो अधिकारता 3 प्रकार की है। प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श संबंधी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के शीर्ष जो है न्यायालय की अधिकारिता यानी जुरिडिक्शन जो है वो जुरिसडिक्शन यानी जो है वो जुडिशियरी से संबंधित। तो जुरिसडिक्शन के जो है वो अधीन निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है, तो कॉलेजिएट अधिकारता सही नहीं है, तो सी सही नहीं हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दो या अधिक जो है वो राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले यानी केस में निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, तो आरंभिक जो अधिकारता कहलाती है, तो ये सही हो जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं। डियर बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 131 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय अपने जो है वो आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत भारत के संघीय जो है वो ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। ये जो है विवाद आपका निम्न है, भारत सरकार एवं जो एक या जो अधिक राज्यों के बीच हो। देख सकते हैं अगला है कि एक और जो है वो भारत सरकार और किसी जो राज्य या दूसरे और एक या जो अधिक राज्य जो है वो एक या अधिक राज्य एक या अधिक अन्य राज्य के बीच हो सकता है। थर्ड है दो या अधिक राज्यों के बीच हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है, तो स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता में आते हैं। तो पहला है कि भारत सरकार तथा जो है एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संसद के किसी भी सदन या जो है राज्य विधानमंडल में हुए आपका चुनाव पर विवाद, तो ये गलत है। थर्ड है कि भारत सरकार तथा जो है वो किसी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का विवाद, तो ये भी गलत है। दो या अधिक जो राज्यों के बीच का विवाद, तो आपका 4 सही हो जाएगा। तो 1 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक जो है वो अधिकारता में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक जो है समाविष्ट नहीं है, तो भारत सरकार और भारत के एक या अधिक जो नागरिकों के बीच जो समाविष्ट नहीं है। कौन कौन है, भारत सरकार और एक या अधिक जो राज्य के बीच हो सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि एक और जो है भारत सरकार और किसी राज्य या दूसरी ओर एक या एक अधिक राज्य के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच, तो भी सही आपका नहीं है। चलिए देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक जो अधिकारता का विस्तार कहाँ तक है, तो आप चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि भारत सरकार तथा जो है एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलीय अधिकार से संबंधित है, तो सिविल, आपराधिक तथा जो है वो संवैधानिक जो है वो मुकदमे की अपील, तो ये सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्चतम न्यायालय देश का जो है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसे जो है वो सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय की अपील यानी जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है वो अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है वो आपका 134 को मिला करके अनुच्छेद 132 को पढ़ना, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि अनुच्छेद जो है वो 132 वन में स्पष्ट आपका उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के जो है वो सिविल, दांडिक और अन्य जो है कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या जो है अंतिम आदेश की अपील आपका उच्च न्यायालय में होगी यदि वह आपका उच्च न्यायालय अनुच्छेद जो है वो 134 के +1 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उसे जो है वो मामले में उस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का जो है वो कोई सारवान प्रश्न
अंतर्वर्णित नहीं है, यानी जो है वो अंतर्वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की जो वाक्य से संबंधित सभी जो है विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। इसके अंतर्गत तो अपीलीय जो है वो आपका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय जो है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवतीत कोई जो है वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील आपका कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिनों के भीतर कर सकता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय जो हरित न्यायाधिकरण का गठन संसद द्वारा 2010 में किया गया था। यह एक जो है वो संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण से संबंधित 7 आपका कानूनों के तहत नागरिक जो है वो मामले की सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय हरित जो है वो न्यायाधिकरण के लिए जो ये आपका अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी जो मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इसके द्वारा आपका जो दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इसके जो मुख्य आपका बेंच नई दिल्ली में है, जबकि 4 जो क्षेत्रीय बेंच पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति और आपका जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा आपका किए जाते हैं? तो भारत का जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में आपका जांच और निर्णय भारत के जो उच्चतम न्यायालय द्वारा आपका किए जाते हैं तथा इसका जो निर्णय अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी जो व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा आपका किए गए कार्य अवैध नहीं जो है वो माने जाएंगे तथा प्रभावी आपका बने रहेंगे। यहाँ जो है 60 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, पहला है कि भारत के जो है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए जो है दंड देने की जो है वो शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित की गई है, तो आपका ए सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि सलाहकारी अधिकारिता को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है कि यदि जो है वो यदि राय मांगी जाती है तो उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर सकता है, तो ये आपका सही है। अगला देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है वो घोषित आपका विधि भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आपका अवध कर है, तो आपका सभी सही है, ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय तथा जो अनुच्छेद आपका 215 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्च न्यायालय में आपका निहित है, यानी आपका हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 129 के अंतर्गत और जो है वो देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में 215 आर्टिकल के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 144 के जो है अंतर्गत सिविल और न्यायिक जो है प्राधिकारियों द्वारा जो उच्चतम न्यायालय की सहायता में आपका कार्य किया जाना वर्णित है। अतः जो शेष आपका कथन उच्चतम न्यायालय के बारे में सही है। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे जो है कथनों पे विचार करने दिए, तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले कथनों को। संसद भारत के जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, तो ये गलत है, कर सकती है ना। यहाँ देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है अधिकारी और सेवक जो है वो संबंध उच्च आपका मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक जो है संबंध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का जो प्रशासनिक आपका व्यय भारत को आपका संचित नीति पर भारित होता है, तो ये भी आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 138 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के जो है संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो आपका संसद विधि द्वारा प्रदान करे।
जबकि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की जो है वो संचित निधि पर भारित है तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक आपका व्यय राज्य की जो है वो संचित निधि पर भारित है। तो आपने देख लिया डी ऑप्शन के अंतर्गत 62 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो से देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।